Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes in Dehradun. Let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic rolling. And the question says, a fire hose of mass capital M and length capital L is coiled into a roll of radius capital R, where capital R is much less than L. The hose is sent rolling across level ground with initial speed V0, angular velocity V0 upon R, while the free end of the hose is held at a fixed point on the ground. The hose unrolls and becomes straight. The first part of the question is, how much time does it take for the hose to completely unroll? And the second part is, the speed of roll continually increases and its acceleration A is clearly a vector resultant of the horizontal external forces, which are frictional forces plus restraining force at the fixed end of the hose, points in the opposite direction. How are these two facts consistent with Newton's second law? ऑल राइट बच्चों, तो चलिए सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें शुरुआत में ना मैंने एक्चुअली क्लैरिटी के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वो स्पाइरल्स नहीं बनाए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले शुरुआत में अपने को दिया हुआ था कि ये जो होज है ना, इसका टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है और वो पूरा जो है इस तरीके से रोल करके रखा हुआ था। अब उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पर कि धीरे धीरे इसे अनरोल किया गया है ना, इसे अनरोल किया गया और सच दैट कि इसके जो फ्री एंड है उसको पकड़ करके रखा गया और उसको होल्ड करके रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कैपिटल एफ। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये धीरे धीरे जब ये अनरोल हो रहा है ना, तो ये प्योर रोलिंग ही परफॉर्म करेगा। तो इनिशियली अपने को बोल दिया गया है कि इसकी जो लीनियर स्पीड थी वो वी नॉट थी और जो एंगुलर स्पीड थी वो थी वी नॉट अपॉन कैपिटल आर। ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है पहले पार्ट में कि कितने देर में ये कंप्लीटली एनरोल होगा। ऑलराइट। और साथ ही साथ आपको एक चीज का भी ध्यान देना है कि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि कैपिटल आर इज मच लेस देन कैपिटल एल। मतलब यहाँ पर जो हाइट है ना, उसका सिग्निफिकेंस काफी कम हो गया है। मतलब कि हाइट ऑब्वियसली क्या होगी, धीरे धीरे जैसे ये अनरोल होता जाएगा, सेंटर जो है उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन उसके कारण जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम लोग। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाएंगे, पर उसमें सेंटर ऑफ मास के नीचे जाने का रोल को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या मेक श्योर करने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि ये जो है एक्स लेंथ आगे बढ़ चुका है ना, सेंटर ऑफ मास जो है, सॉरी सेंटर, हाँ कह सकते हैं कि ये जो मूविंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है। ठीक है। तो ऑब्वियस है कि कितनी लेंथ यहाँ पर जमा हो जाएगी, एक्स लेंथ जमा हो जाएगी। तो ऑब्वियस है कि शुरुआत में अगर इसका मास कैपिटल एम था, इस रोलिंग ऑब्जेक्ट का, तो बाद में जो रोल करता हुआ एलिमेंट है ना, रोल करता हुआ जो अपने पास स्पाइरल है, उसका मास थोड़ा कम हो जाएगा और वो लेटर से कि स्मॉल एम हो गया। तो स्मॉल एम हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पर तो अपने को ये मेक श्योर करना होगा कि अपने को स्मॉल एम की वैल्यू पता हो। तो स्मॉल एम चलिए निकालने की कोशिश करते हैं बाय द यूनिटरी मेथड। देखिए, अपने को सवाल में दिया हुआ है कि एल लेंथ का होल्स था, तो उसके पास मास कितना था, कैपिटल एम। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एल इंटू एक्स। लेकिन ये किसका मास आया, ये इसका मास आया जो अभी सीधा हो गया है, जो रुका हुआ है। तो मुझे तो स्मॉल एम चाहिए था, तो स्मॉल एम कितना हो जाएगा, कैपिटल एम में से ये वाले मास को घटा देते हैं, तो वो हो जाएगा कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम एक्स अपॉन एल। और जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि स्मॉल एम कितना आ जाएगा, कैपिटल एम वन माइनस एक्स अपॉन एल। करेक्ट है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। मैं एक रोलिंग बॉडी को दो तरीके से ट्रीट करूंगा। एक बार ऐसे ट्रीट करूंगा कि ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, और एक बार ऐसे ट्रीट करूंगा कि ये सिर्फ रोटेट कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ कैपिटल एम वी नॉट का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशन वाली, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मैं लिखना चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना लिख दूं, क्योंकि एक डिस्क की तरह बिहेव कर रही है तो एम आर स्क्वायर बाई टू। ओमेगा कितना लिख दूं, ओमेगा दिया हुआ है वी नॉट बाय आर, तो इसका भी होल स्क्वायर। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू। मैंने स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस भी तो कम होगी ना।
मल्टीप्लाइड बाय, ये तो आई हो गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा वी अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 2 से 2 उड़ गया और इधर भी 2 से 2 उड़ गया ना, सारे 2 खत्म हो गए। अब जो है क्या बच गया, उसके पहले देखिए कि क्या और कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कट गया। अब बच क्या गया, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा 3 वी नॉट स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं, दिस शुड बी इक्वल टू, इसी तरीके से यहां भी लिख देंगे वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 विच इज 3 वी स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं। अब यहां पर देखिए 3 बाय 2 से 3 बाय 2 चला गया, ये गया। अब कैपिटल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर बराबर कितना आ गया, स्मॉल एम हमने निकाल रखा है, स्मॉल एम कितना आया था, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय, इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल एम से कैपिटल एम चला गया, तो यहां से वी कितना आ गया, वी आ गया वी नॉट, और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एल। तो अपने को v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, राइट। तो अब सोचते हैं कि एनालाइज करते हैं कि ये जो v आया इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मुझे दिख रहा है कि एज x इंक्रीजेस, अगर x बढ़ेगा तो देखते हैं क्या होगा, x बढ़ा तो ये वाला टर्म भी बढ़ा, ये वाला टर्म बढ़ा तो ये वाला टर्म घटा, अगर डिनोमिनेटर घटा तो ओवरऑल बढ़ गया। इसका मतलब x के बढ़ने से स्पीड जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स राइट हो गई। ऑल राइट, तो चलिए इसके बारे में तो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी अपने को क्या निकालना है, अभी अपने को निकालना है टाइम, राइट, कि कितने देर बाद ये पूरा का पूरा जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये तो अपने लिए बहुत आसान हो गया, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, इट इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन l। सही है यहां तक, इससे क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय dx, इट इज इक्वल टू v नॉट इंटू dt। अब दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन। तो जब टाइम बराबर जीरो था, है ना, तो उस समय x तो जीरो था। अब हमें निकालना है वो टाइम जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, कैपिटल L, क्योंकि हम लोग चाहते हैं पूरी की पूरी जो अपनी ये जो पाइप है ना ये पूरा का पूरा फ्लैट हो जाए। देखिए इसे इंटीग्रेट करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि अगर मैं x अपॉन एल को मान लूं, कोई टर्म मान लेते हैं जैसे कि u मान लेते हैं, तो यहां से dx अपॉन एल कितना आ जाएगा, du आ जाएगा, राइट। तो यहां से dx कितना आ गया, l इंटू du। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं x बाय एल को रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस u, राइट, और इसके अलावा dx को क्या लिख देंगे, l इंटू du। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखिए v नॉट dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ये क्या बन जाएगा, v नॉट इंटू t। अगर इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए t बराबर कितना आ जाएगा, ये रहा इंटीग्रेशन एज इट इज, और उसको l अपॉन v नॉट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। t बराबर अपने पास आ जाएगा l अपॉन वी नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन जो है जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 1 माइनस यू की पावर कितना कर दें, इसकी पावर कर देंगे हम लोग 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 2, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस 1 बाई 2 से। सही जा रहे हैं, और इसके साथ चेन रूल के कारण मुझे -1 को भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अब इसकी लिमिट भर देते हैं, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने पर ये क्या बन जा रहा है, t बराबर आ जाएगा l अपॉन वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर इसको अब मैं u माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस बाहर ले लिए, चलिए माइनस बाहर ही रखते हैं, तो ये बन जाएगा 2 बाई 3 भी बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 है, तो पलट देने पर ये 2 बाई 3 बन जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, ये 1 माइनस 1 की पावर 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 0 की पावर 3 बाई 2। सही जा रहे हैं यहां तक हम लोग। अब यहां से टाइम कितना आ गया, ये आ गया 12 अपॉन 3 वी नॉट, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, माइनस साइन के कारण यहाँ पर ये अगेन 1 बन गया। तो बेसिकली जो अपना टाइम आ गया वो आ गया 12 अपॉन
3v0, है ना। ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। अब देखिए सवाल के दूसरे पार्ट में पूछा गया था यहाँ पर कि जैसे ये हमारा होज है ना, ये रोल कर रहा है। अब उसके अलावा अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ पर कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा था, इस पर फोर्स लगाना पड़ रहा था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर F बराबर ma तो वायलेट होता दिख रहा है, यही सवाल का बी पार्ट था। तो देखिए ये वायलेशन नहीं है, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ रोल ऑफ डिक्रीजिंग मास एंड इंक्रीजिंग स्पीड एंड ऑफ अ मोशनलेस हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ कैन ऑब्वियसली नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। यहाँ पर F बराबर ma अगर हम लोग सिंपली लगा देते तो ये तो पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते ना, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इसे पॉइंट मास की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि देयरफॉर द बेसिक लॉ ऑफ डायनामिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू इट इन द सिंपल फॉर्म, जो कि सिंपल फॉर्म क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू a, बट मस्ट बी यूज्ड इन द मोर जनरल फॉर्म, और वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ F एक्सटर्नल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, d बाई डी टी ऑफ टोटल मोमेंटम। याद आ रहा है आपको, F बराबर ma तो तब वैलिड होता था जब मास क्या होता था, कांस्टेंट होता था। लेकिन अब अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर F एक्सटर्नल बराबर समेशन ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt का यूज करना पड़ेगा, जहां पर p टोटल क्या है, इट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज अ होल, है ना। तो अगर अब मैं बात करूं द टोटल मोमेंटम ऑफ द मूविंग रोल एंड ऑफ द होल सिस्टम, तो मैं क्या लिखूंगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, p एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो भाई जो पार्ट मूव कर रहा है उसका मास है m, जो कि एज अ फंक्शन ऑफ x है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी स्पीड से, जो कि अगेन एज अ फंक्शन ऑफ x हमें पता ही है। आपको याद होगा स्मॉल m हम लोगों ने निकाला था कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल L, और v हम लोगों ने निकाल रखा है v नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल L। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये आ गया m v नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन L, है ना। तो ये अपना फाइनली मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ x आया। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एज x इंक्रीजेस तो मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीजेस। So what does it reflect? It is reflecting the fact that the mass of the piece in motion decreases faster than the rate at which its speed increases। और इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, है ना, जो कि सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, उसको क्या होना पड़ेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन की डायरेक्शन इधर को है, तो इसका मतलब फोर्स को नेट किधर लगना होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं नेट फोर्स, है ना, उसको मान लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको मैं एफ नॉट एक्स का फंक्शन जो कह रहा हूँ, एफ नॉट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसको मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ dp अपॉन dt। तो उसको और क्या लिख सकते हैं, p हो जाएगा क्या, p हो जाएगा मोमेंटम, जो कि अगेन क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन dx इंटू v एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या आपने समझा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को मोमेंटम जो है वो किसके फंक्शन में दिया हुआ है, x के, और मुझे dp बाई dt करना था, तो मैंने dp में p को एज अ फंक्शन ऑफ x ले लिया। तो मुझे टाइम को भी रिप्लेस करना होगा, तो मैंने टाइम को किससे रिप्लेस कर दिया, dx अपॉन vx से, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, dx अपॉन vx। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर भर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एंड में इसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, जो कि कितना ऑलरेडी निकाल रखा है हम लोगों ने, v नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एल। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, m और v नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, है ना, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एल, ये कितना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एल, और साथ के साथ अब चेन रूल लगा करके 1 माइनस एक्स बाय एल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एल, और साथ में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा इन दी एंड, वी नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एल से। तो देखते हैं ये कितना बन जाता है, ये बन जा रहा है, पहले तो माइनस साइन देखिए बाहर आ गया, और ये बच गया एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करना पड़ रहा है हमें 2 टाइम्स एल, क्योंकि ये एल नीचे उतर आया,
और ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया 1 माइनस एक्स अपॉन एल। तो हमें दिख जा रहा है यहाँ पर कि हमने जो एफ नॉट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाला वो क्या आया, वो नेगेटिव आया। समझ पा रहे हैं बात? तो नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या हो गया कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो चलिए मैं सम अप कर देता हूँ इस पूरे के पूरे सवाल को। सबसे पहले अपने को दिया हुआ था कि एक इस तरीके से एक हमारे पास रोल करके रखी हुई एक पाइप है और यहाँ पर इसे अनरोल करने के लिए छोड़ दिया गया। तो धीरे धीरे ये क्या हो रही है, ये आगे भी जा रही है, घूमते भी जा रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। और इससे ऑब्वियसली हम लोग फील कर पा रहे हैं कि अगर होल्ड करके रखना है तो यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा ना, पकड़ के रखेंगे तभी ये सिरा जो है रुका रहेगा। तो फ्रिक्शन हो गया या जो भी इंसान फोर्स लगा रहा है, वट एवर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस, उसको हमने देखा कि वो क्या आ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कितना आ रहा है, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो हमने प्रिडिक्ट की थी कि टुवर्ड्स लेफ्ट आनी चाहिए, वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही आ रही है ना। ऑल्दो सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ है। तो यहाँ पर हमें सवाल में कंफ्यूज करने के लिए कहा गया था बी पार्ट में कि भाई एक्सेलरेशन तो आगे है, फोर्स पीछे लग रहा है, ये क्या माजरा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, फोर्स बराबर m इंटू ए हर केस में नहीं होता है। वेरिएबल मास में हम लोग F बराबर ma नहीं बोल सकते, क्योंकि F बराबर ma हम लोग कब बोलते हैं भाई, एक्चुअली F का तो बेसिक फॉर्मूला होता है dp बाई dt है ना, और p क्या होता है, मोमेंटम। हम लोग इसे लिख सकते हैं d ऑफ mb अपॉन dt। तो ये क्या बन जाता है m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। और मैक्सिमम केसेस में जब हम लोग पॉइंट मास मानते हैं तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये m इंटू ए आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि F एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हमेशा वैलिड है ना। तो इसीलिए इस बार क्या हो गया कि ऑल्दो एक्सेलरेशन आगे है लेकिन नेट फोर्स इस पर किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में आपकी मदद करेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स में भी क्लैरिटी लाएगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।